दोस्तों स्वागत है अधिकारी जीएस में। तो अभी हम लोग जो पॉलिटी की सीरीज चल रही थी उसमें जो अगला टॉपिक है वो भारतीय संविधान में अनुसूचियां हैं। ठीक है, तो इससे जो आयोग क्वेश्चन पूछते हैं ये मैच द फॉलोइंग या वन लाइनर भी पूछ सकते हैं या मैच द फॉलोइंग, ज़्यादा क्वेश्चन इससे आते हैं। तो ये काफ़ी छोटे टॉपिक हैं मगर फैक्चुअल हैं, इम्पॉर्टेंट है। और जो यूपीपीसीएस जो आयोग है, लोक सेवा आयोग, वो भी पूछता है। यूपीएससी में कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। और लोक सेवा आयोग जो एमपीपीसीएस हो गया, यूपीपीसीएस हो गया, उत्तराखंड पीसीएस, राजस्थान, बिहार, सबसे क्वेश्चन इसे मैच कराते हैं ये लोग। ठीक है, तो पहले देखेंगे हम अनुसूचियाँ, उसके बाद हम भाग को देख लेंगे। तो देखते हैं। तो मूलतः वर्ष 1949 में जब संविधान को अधिनियमित किया गया था तो उस समय 8 अनुसूचियाँ थीं, जबकि वर्तमान में 12 हैं। ठीक है, वर्ष 1951 के पश्चात किए गए विभिन्न संशोधनों के तहत 4 अनुसूचियों 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं और जोड़ी गई थी इसमें। ठीक है, तो पहली अनुसूची में क्या है, तो प्रथम अनुसूची में दिया हुआ है कि अनुच्छेद 1 से 4 तक दिया हुआ है राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र। तो प्रथम अनुसूची में क्या है, तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में प्रथम अनुसूची के बारे में बताया है और उसका अनुच्छेद है 1 से 4 तक। ठीक है, द्वितीय अनुसूची में क्या है, तो इसमें अनुच्छेद जो है द्वितीय अनुसूची में 59 है, 65 है, 75 है, 97 है, 125 है, 148, 158, 164, 186 और 221। तो इसमें क्या है द्वितीय में, तो विभिन्न संवैधानिक पदों राष्ट्रपति, राज्यपाल, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, सीएजी आदि के वेतन और भत्ते दिए गए हैं इसमें। द्वितीय अनुसूची में क्या है, तो वेतन और भत्ते हैं, बस इतना लिख लीजिए, वेतन और भत्ते। ठीक है, वेतन और भत्ते दिए गए हैं द्वितीय अनुसूची में। तो वेतन, भत्ते एवं विशेषाधिकार है इसमें। तो द्वितीय अनुसूची याद रखिएगा, वेतन, भत्ते और विशेषाधिकार है। ठीक है, अगला है तृतीय में क्या है, तो तृतीय अनुच्छेद में है शपथ या प्रतिमान के प्रकार, केंद्रीय मंत्री इसमें शामिल हैं, संसद, उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और सीएजी आदि इसमें आते हैं, मगर इसमें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति नहीं आते। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति को छोड़ के, ठीक है, उनको छोड़ के बाकी शपथ, प्रतिमान सबके बारे में दिया गया है। तो राष्ट्रपति के जो इनका राष्ट्रपति का जो शपथ है, ये क्वेश्चन पूछा है कई बार कि राष्ट्रपति जो तृतीय अनुसूची में राष्ट्रपति के शपथ भी शामिल है, तो नहीं शामिल है। ठीक है, ये अनुच्छेद 60 में है। तो राष्ट्रपति का जो शपथ और प्रतिमान जो है आर्टिकल 60 में दिया गया है, ये तृतीय अनुसूची का भाग नहीं है। देखिए तृतीय अनुसूची में कहीं भी 60 का जिक्र नहीं है। ठीक है, और उपराष्ट्रपति का जो शपथ और प्रतिमान दिया गया है वो संविधान के अनुच्छेद 69 में दिया गया है। ठीक है, तो इसमें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का शपथ शामिल नहीं है तृतीय अनुसूची में, इसको याद रखिएगा। जो अनुसूचियां हैं और भाग में इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है, तो इसको बारीकी से देख लीजिएगा, 2-3 बार वीडियो देख लेंगे तो आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चौथी अनुसूची में क्या है, तो अनुच्छेद 4 और 80 राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। ठीक है, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा किस में है, तो अनुसूची 4 में है। ठीक है, इसको याद रखिए, डायरेक्ट ऐसे पूछता है कि राज्यसभा में सीटों का बंटवारा किस अनुच्छेद में है, किस उसमें है, अनुसूची में है, तो अनुसूची 4 में दिया गया है। 5वीं अनुसूची में क्या है, तो 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन एवं नियंत्रण, इसके बारे में बताया गया है। अनुच्छेद किस में है, 244 में है। 244 में इसका प्रावधान किया गया है। 6ठी अनुसूची में क्या है, तो अनुच्छेद 244 और 275 में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन कैसे होगा उसके बारे में बताया गया है 6ठी अनुसूची में। तो ये दोनों अनुसूचियाँ काफ़ी ही महत्वपूर्ण हैं। एक बार तो यूपीएससी ने लगातार 3 साल क्वेश्चन पूछा इसी से। 6ठी अनुसूची, 5वीं अनुसूची इसमें घुमा फिरा के पूछता था। ठीक है, याद रखिएगा, इसको काफ़ी इंपॉर्टेंट है 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची, इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो 5वीं में क्या है, ये ध्यान दीजिए कि जो 5वीं में है उसमें ज़्यादा क्षेत्र आते हैं, क्योंकि अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति का क्षेत्र बड़ा क्षेत्र है। तो जो छोटा है, मतलब 5 छोटा है 6 से,
तो जो 5 है उसमें बड़ा क्षेत्र आता है, और अनुसूची जो 6वीं है उसमें बस असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम की बात की गई है। तो ये छोटा क्षेत्र शामिल है इसमें। जो बड़ा है वो छोटा क्षेत्र लिया हुआ है, जो छोटा है वो बड़ा क्षेत्र लिया हुआ है। तो इस तरह से याद रखेंगे तो याद हो जाएगा। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम को कैसे याद करेंगे आप? तो ये याद रखिए कि इसमें मणिपुर नहीं है। मणिपुर, तो मणिपुर नहीं है इसमें। तो मणि मतलब समझते हैं कि पहले कहते हैं नाक की मणि होती है, बहुत महंगी होती है, कोई देखा नहीं है, बहुत अमूल्य होती है। तो जो मणि है उसके पास ही पहले से धन दौलत है, तो उसको इस क्षेत्र में आने की ज़रूरत नहीं है। तो इस वजह से इसमें मणिपुर शामिल नहीं है। तो इस तरह से सोच के आप याद कर सकते हैं, नहीं तो मिजोरम में कन्फ्यूजन हो जाता है आपको। तो AT असम, त्रिपुरा, ATMM मिजोरम और मेघालय। ठीक है, ATMM करके इसको याद कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कभी कई बार इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है। तो मणिपुर जिसके पास मणि है वो इसमें शामिल नहीं है, ये याद रखिएगा। 7वीं अनुसूची में क्या है? नेक्स्ट 7वीं अनुसूची, तो ये अनुच्छेद 246 में इसका प्रावधान किया गया है। 7वीं अनुसूची क्या है? तो संघ सूची है, राज्य सूची है और समवर्ती सूची है। इसमें सूचियों के बारे में दिया गया है, सूचियों के बारे में दिया गया है। तो ये सूची अलग है इन सूचियों से। तो ये क्या है? तो ये संघ की सूची है और राज्य की सूची है जिसपे राज्य कानून बनाता है, और समवर्ती सूची है। ठीक है, तो संघ सूची में कितने विषय हैं? तो 98 विषय हैं। राज्य सूची में कितने विषय हैं? तो 59 विषय हैं। और समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? तो 52 विषय हैं। तो याद रखिएगा इसको। 7वीं में अनुसूचियाँ दिया हुआ है। कौन सी अनुसूचियाँ दी गई हैं? कि शक्तियों का बंटवारा इसे कह सकते हैं, शक्तियों का बंटवारा इसमें दिया है। तो इस तरह भी क्वेश्चन कभी पूछ सकता है कि शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची में दिया गया है? तो अनुसूची 7 में दिया गया है, जिसमें संघ की सूची शामिल है, राज्य की सूची शामिल है और समवर्ती सूची शामिल है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है 7वीं। 8वीं में क्या दिया गया? तो 8वीं में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं के बारे में दिया गया इसमें। तो UPSC ने पिछली बार ही 2024 में 21वां संविधान संशोधन के बारे में पूछा था, भाषाओं के बारे में पूछा था, 22 भाषाओं से संबंधित क्वेश्चन नहीं पूछा था। ठीक है, तो 8वीं अनुसूची जब पढ़ेंगे तो उसके बारे में हम लोग समझ लेंगे। तो अनुच्छेद 344 और 351 इसमें शामिल है। ठीक है, 9वीं अनुसूची क्या है? तो 9वीं में ये पहला संविधान संशोधन 1951 द्वारा इसको भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। 9वीं अनुसूची को याद रखिएगा। 9वीं अनुसूची को पहला संविधान संशोधन के द्वारा इसको शामिल किया गया था। उसमें प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। ये भी पूछा था एक बार कि जो प्रथम जो संविधान संशोधन हुआ था उसमें प्रधानमंत्री कौन थे? तो उसमें जवाहरलाल नेहरू थे। तो अनुच्छेद 31B भी इसमें शामिल है। 31B में जो 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया। ठीक है, कुछ अधिनियमों और विनियमों का सत्यापन इसमें शामिल है। ठीक है, तो 9वीं अनुसूची में पहले जब केशवानंद भारती केस नहीं आया था उसके पहले जो था इसमें जो कानून 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाता था संसद द्वारा बना के, उस पर न्यायिक पुनरावलोकन नहीं होता था, उसको कोई संस्था रद्द नहीं कर सकती थी। मगर जब केशवानंद भारती केस के बाद में ये कहा गया कि इसमें जो भी अब इसके बाद जो 73 के बाद में जो भी कानून इसमें डाले जाएंगे उसका पुनरावलोकन होगा, उसका सत्यापन होगा न्यायालयों द्वारा। ठीक है, तो ये 9वीं अनुसूची है। पहला अनुच्छेद पहला संविधान संशोधन द्वारा इसको बनाया गया था। इसमें कुछ अधिनियमों और विनियमों का सत्यापन है। ठीक है, 10वीं अनुसूची क्या है? तो ये दल बदल कानून से संबंधित है। दल बदल कानून 102 और 191 में इस जोड़ के जब इसको देखते हैं तो दल बदल कानून हमको समझ में आता है। ठीक है, तो 10वीं अनुसूची में 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा 10वीं अनुसूची को ऐड किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा इसको। 10वीं अनुसूची 1985 में 52वें संविधान संशोधन द्वारा दल बदल विरोधी कानून बनाया गया और इसको 10वीं अनुसूची में शामिल किया गया। 11वीं अनुसूची क्या है? तो 11वीं अनुसूची जो है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा इसको बनाया ऐड किया गया संविधान में, और अनुच्छेद 243G में इसका प्रावधान है। ठीक है, पंचायतों की शक्तियाँ, अधिकार व उत्तरदायित्व इसमें शामिल है। 12वीं अनुसूची क्या है? जो कि अंतिम अनुसूची है। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा अनुच्छेद 243W में इसका प्रावधान है
और नगर पालिकाओं की शक्तियों, अधिकारियों और उत्तरदायित्व इसमें शामिल है। तो याद रखिएगा इसमें तो 12 इस तरह से है। इसको एक बार और वीडियो देख लीजिएगा तब आपको समझ में आ जाएगा। तो अनुसूचियाँ हमारी समाप्त हो गई हैं। अनुसूचियाँ और भाग में काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाता है, तो आगे हम भाग भी देख लेते हैं इसी में, तो कन्फ्यूजन सारा दूर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो अनुसूचियों को इस तरह से याद कर लीजिएगा। अगला है कि भारतीय संविधान के भाग, उनसे संबंधित विषय एवं अनुच्छेद दिए हुए हैं। तो पहला भाग दिया हुआ है और विषय दिया हुआ है और अनुच्छेद संख्या भी दी गई है इसमें। तो भाग 1 में क्या लिखा है? तो भाग 1 में लिखा है संघ और राज्य और उसका राज्य क्षेत्र। ठीक है, अनुसूची 1 में क्या थी? अनुसूची 1 में भी देख लीजिए। अनुसूची 1 में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र इसमें दिया गया था। ठीक है, तो उसी से संबंधित लगभग मिलता जुलता है। भाग 1 में संघ और राज्य और उसका राज्य क्षेत्र शामिल है। इसका जो अनुच्छेद संख्या है 1 से 4 तक इसमें सम्मिलित है। दूसरे भाग में क्या है? तो नागरिकता है। ठीक है, तो 5 से 11 तक आर्टिकल इसमें संबंधित है। भाग 3 में क्या है? तो मौलिक अधिकार है, इसमें 12 से 35 तक है। भाग 4 में क्या है? तो राज्य की नीति निर्देशक तत्व जो है डीपीएसपी शामिल है, डीपीएसपी है इसमें, और ये 36 से 51 तक है। और 4(1) में संशोधन द्वारा इसको सम्मिलित किया गया था, 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसको ऐड किया गया था 4(a) को। भाग 4(a) को नया है, इसको ऐड किया गया था। संविधान जब पारित हुआ था उस समय यह शामिल नहीं था। तो 51(a) में इसका प्रावधान किया गया है मौलिक कर्तव्य का। ठीक है, पांचवा है संघ सरकार। तो इसमें आर्टिकल 52 से लेकर 51 तक सम्मिलित है, संघ की सरकार। ठीक है, तो संघ सरकार 52 से लेकर 151 तक है इसमें। ठीक है, अध्याय 1 है इसमें कार्यपालिका। ठीक है, संघ की सरकार में पहले अध्याय 1 में कार्यपालिका है, अध्याय 2 में संसद है, अध्याय 3 में राष्ट्रपति और विधायी शक्तियाँ हैं, अध्याय 4 में संघ की न्यायपालिका है और अध्याय 5 में भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक शामिल है। ये सब भाग 5 में शामिल है। तो पूछ देगा कभी कि जो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किस भाग में है, तो आप गोल मत हो जाइएगा। अब आज से जान लीजिए कि भाग 5 में है वो, और भाग 5 के अध्याय 5 में क्या की व्याख्या की गई है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। अगला भाग 6 में क्या है? तो भाग 6 में राज्य सरकारें हैं। तो राज्य सरकारों में क्या है? तो आर्टिकल है 152 से लेकर 237 तक राज्य सरकारें हैं। तो 152 से 237 तक राज्य सरकारों के बारे में बात की गई है। तो इसमें भी अध्याय 1 में साधारण है, अध्याय 2 में कार्यपालिका है, अध्याय 3 में क्या है? राज्य का विधानमंडल है, अध्याय 4 में राज्य की विधायी शक्तियाँ हैं, अध्याय 5 में क्या है? राज्यों के उच्च न्यायालय के बारे में बात की गई है, अध्याय 6 में क्या है? अधीनस्थ न्यायालय के बारे में बात किया गया। ठीक है, तो राज्य सरकारों में न्यायालय भी आते हैं, ये भी एक बार समझ लीजिएगा, अपने मन में बैठा लीजिएगा। 7वां है राज्यों से संबंधित पहली अनुसूची का खंड ख जो निरस्त कर दिया गया था, तो ये निरसित है। जब 7 के बारे में पूछेगा तो वो निरसित है, उसके सामने निरसित लिखा होगा, इसको समाप्त कर दिया गया है। भाग 8 में क्या लिखा गया? तो संघ राज्य क्षेत्र है। तो भाग 8 में यूटी है, संघ राज्य क्षेत्र, यूनियन टेरिटरीज हैं। तो 239 से लेकर 242 तक इसका प्रावधान है। ठीक, तो इसका आर्टिकल भी सामने है, इसको देखते रहिएगा कि आर्टिकल कौन कौन इसमें शामिल है। पंचायतें हैं, भाग 9 में पंचायतें हैं और 243 से 243 अण तक इसका प्रावधान किया गया है पंचायतों का। 9 क में क्या है? नगर पालिकाएँ हैं। तो नगर पालिकाएँ की जो हैं 243 तो से 243 6 तक की इसका प्रावधान है। ठीक है, अब भाग 9 क में क्या है? तो बताए हैं नगर पालिकाएँ हैं। 9 ख में क्या है? तो सहकारी समितियां हैं 243 ZH से 243 ZT में। तो किस संविधान संशोधन द्वारा जो ये है 9 ख जोड़ा गया था? ये तो 74वां संविधान संशोधन था, ये 73वां संविधान संशोधन है। ये कौन सा संविधान संशोधन है? तो 2003 में, हम बता दें 2003 में हुआ था। किस नंबर का संविधान संशोधन है, इसके बारे में बताइए। 99 कि 98वां है, बताइए जल्दी। तो दोनों गलत है, न 99 में है, न 98 में है, न 2003 में है। ठीक है, ये सहकारी समितियों का जो संविधान संशोधन हुआ था वो हुआ था 2011 में,
97वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ठीक है। तो याद रखिएगा 97वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था, संविधान संशोधन 2011 में सहकारी समितियों को संवैधानिक मान्यता प्रदान कर दी गई थी, तो इसके बारे में याद रखिएगा। 10वां है अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र। तो भाग 10 में क्या है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लेता है कभी, तो इसमें घबराने की बात नहीं है। भाग 10 में अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र हैं, और अनुसूचियों में क्या है, तो अनुसूचियों में 6वें और 5वें और 6वें में इसको अनुसूचित क्षेत्रों के बारे में दिया गया है। तो खास करके 5वें में जो है अनुसूचित क्षेत्र और जनजातियों के बारे में 5वें में दिया गया है, ठीक है, 5वीं अनुसूची में। मगर भाग 10 में अनुसूची और जनजाति क्षेत्र है। तो अनुसूची में 5 है और भाग में 10 है, तो ये भी याद रखिएगा। तो 244 से लेकर 244 क तक इसका प्रावधान है। 11वां क्या है, संघ और राज्यों के बीच संबंध जो है, संघ और राज्य के बीच संबंध जो है भाग 11 में दिया गया 245 से 263 तक। तो याद रखिएगा इसको। तो एक से आप इसको याद रखिएगा। एक है तो मान लीजिए संघ है, एक है राज्य है, ठीक है। तो एक बराबर बराबर है, तो जब बराबर बराबर दोनों रहेंगे तभी एक अच्छा फेडरलिज्म बनेगा, अच्छा संघवाद बनेगा। तो इस वजह से इस तरह से याद कर लीजिएगा कि एक है मतलब बराबर की शक्तियाँ हैं। तो संघ और राज्य क्षेत्र के बीच संबंध में जो 11 नंबर का है उसमें पहले में है विधायी संबंध, अब अध्याय 2 में है प्रशासनिक संबंध, वित्तीय संबंध इसके अगले वाले भाग में आता है। तो याद रखिएगा 11 में है बस विधायी संबंध है और प्रशासनिक संबंध है राज्यों और उसके बीच में, सेंटर के बीच में। मगर आर्टिकल 12 में क्या है कि वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद 264 से लेकर 301 के बीच में है। तो ये क्या है, ये केंद्र और राज्य का संबंध ये भी है, मगर ये क्या है, ये वित्त संबंध के बारे में बताता है, ठीक है। इसमें क्या था, विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध और वित्तीय संबंध, ये जो है आर्टिकल 12 में, वो भाग 12 में, ठीक है। याद रखिएगा भाग 12 में वित्तीय संबंध, तो वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद से इसको जाना जाता है। 264 से लेकर 300A में है। अब 300A में संपत्ति का अधिकार भी है, जो कि 74वें संविधान संशोधन 1978 में जोड़ा गया था, इसको भी याद रखिएगा। अध्याय 1 में वित्त है, अध्याय 2 में ऋण लेना है, अध्याय 3 में क्या है, संपत्ति, संविदाएं, अधिकार, बाध्यताएं और वाद, ठीक है। अध्याय 4 में क्या है, तो संपत्ति का अधिकार, जिसको 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसमें शामिल किया गया था 1978 में। भाग 13 में क्या है, तो भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार और वाणिज्य एवं समागम। तो भारत राज्य के भीतर कहीं भी आप व्यापार कर सकते हैं, वाणिज्य कर सकते हैं। 301 से 307 के बीच में इसका प्रावधान है कि आप कहीं भी दुकान खोल सकते हैं, कहीं भी एक संविधान के दायरे में रहते हुए कहीं भी आप अपने रोजी रोटी का काम कर सकते हैं, ठीक है। 14वां है, भाग 14 में क्या है, तो संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं जो हैं, जैसे जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, लोक सेवा आयोग, तो सेवाएं हैं, लोक सेवा आयोग है और राज्य सेवा आयोग भी इसमें शामिल है, और ज्वाइंट सेवा आयोग भी जो है वो भी शामिल है। 14 में क्या है, तो अधिकरण है। तो अधिकरण कब जोड़ा गया था, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसको ऐड किया गया था, और इसका आर्टिकल 243 क से 243 ख है। तो 243 क में जो है वो केंद्र की जो अधिकरण है, जिसको केंद्र के जो अधिकरण शामिल हैं इसमें, और 243 ख में अन्य अधिकरणों को जगह दी गई है। तो इस बात को याद रखिएगा, तो ये इंपॉर्टेंट है, कई बार इसको मिलान कराया है। भाग 15 में निर्वाचन है, इसको भी इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। 14 भी कई बार पूछा है, 14 का भी पूछा है। तो इस इधर ये जो है 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 तक जो है, 19 से ज़्यादा नहीं पूछता है, 20 तक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आर्टिकल 16 में क्या है, निर्वाचन, तो आपने समझ लिया कि 324 से लेकर 329 क तक निर्वाचन शामिल है, जो भाग 15 में है। भाग 16 में कुछ वर्गों के से संबंधित विशेष प्रावधान है, कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान है, जो 330 से लेकर 342 के बीच में है, ठीक है। कुछ वर्गों का मतलब OBC, SC, ST के बारे में इसमें प्रावधान किया गया है। भाग 17 में क्या है, तो राजभाषा है। तो राजभाषा 343 से 351 ख तक है। तो इसमें अध्याय 1 में संघ की भाषा है, अध्याय 2 में प्रादेशिक भाषाएं हैं, और अध्याय 3 में क्या है, सर्वोच्च न्यायालय
उच्च न्यायालय आदि की भाषाएं इसमें शामिल हैं। और अध्याय जो 4 है उसमें विशेष निर्देश दिए गए हैं उसमें, ठीक है। आर्टिकल 18 भी इम्पोर्टेंट है, भाग 18 भी इम्पोर्टेंट है। तो भाग 18 में क्या है, तो भाग 18 में आपात उपबंध है, ठीक है। आपात उपबंध 352 से लेकर 360 के बीच में आपात का उपबंध किया गया है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो 18 हो गया है कि 18 में आपात उपबंध है 352 से लेकर 360 के बीच में। इसमें इमरजेंसी से लेकर राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात भी शामिल है, ठीक है। प्रकीर्ण है इसमें, मिसलेनियस जिसको कहते हैं, मिसलेनियस। इसमें प्रकीर्ण का मतलब है फैला हुआ या छितराया हुआ, इसमें उसका कहते हैं मिसलेनियस भाग है इसमें। तो बिखरा हुआ इधर उधर का जो प्रावधान बचे थे इसमें रख दिया गया है। तो 19 में 20वां में क्या है, तो संविधान का संशोधन है आर्टिकल 368, ये भी इम्पोर्टेंट है 20वां। 21वां का है अस्थायी संक्रमणशील और विशेष उपबंध जो है 369 से लेकर 392 के बीच में है। 22 में संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन इसमें है 393 से लेकर 395 के बीच में। तो ये पूरा भाग और हमने अनुसूचियों को देख लिया। हमने तो पढ़ लिया भाग और अनुसूचियाँ, इनका मतलब क्या होता है, भाग और अनुसूचियों की ज़रूरत क्या पड़ गई हमको, तो इसको किस तरह समझेंगे हम, भाग और अनुसूचियों के बीच क्या अंतर है और क्यों इस तरह से हमको पढ़ने की ज़रूरत पड़ गई। तो भाग और अनुसूचियों में अंतर बस बेसिक है, यही है कि भागों की जो विस्तृत जानकारी है, भागों के बारे में जो विस्तृत जानकारी है वो कहाँ मिलेगी आपको, तो वो आपको शेड्यूल या अनुसूची में मिलेगी, ठीक है। तो भाग एक शॉर्ट चीज़ बताता है, भाग में छोटी जानकारी होती है और इसकी विस्तृत जानकारी चाहिए तो हमको आना पड़ेगा, अनुसूची पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अनुसूचियों को पढ़ना पड़ेगा। तो अनुसूचियाँ जो होती हैं वो बड़ी चीज़ें हैं और भाग जो है वो छोटी छोटी चीज़ों में बताया गया है कि इस भाग में ये है, इस भाग में ये है, ताकि हमारा जो संविधान अगर हम पढ़ते हैं तो चैप्टर, मान लीजिए जो भाग है वो चैप्टर है, ठीक है, तो चैप्टर है उसमें, ठीक है, ठीक है। तो संविधान के जो भाग होते हैं उनको अध्यायों की तरह समझा जा सकता है कि अध्याय हैं, ये चैप्टर हैं, ठीक है। और संविधान की जो अनुसूचियाँ हैं उन अनुसूचियाँ हैं अतिरिक्त प्रावधान हैं ये, और ये संविधान के अलग अलग पहलुओं के बारे में विस्तृत जानकारी देती हैं। तो कुल मिला के बात यही है कि विस्तृत जानकारी आपको लेनी तो आपको अनुसूचियाँ पढ़ना पड़ेगा, और चैप्टर की तरह पढ़ना है कोई चीज़ को तो अब संविधान के भाग को पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ठीक है, तो बेसिक चीज़ यही है कि अनुसूचियाँ जो हैं वो बड़ी चीज़ हैं और भाग जो हैं छोटी चीज़ें हैं। ये चैप्टर की तरह है और 5-6 चैप्टर मिला देंगे तो अनुसूचियाँ बन जाएंगी, ठीक है। तो चलिए ठीक है, तो अभी ये थ्योरी भाग के लिए इतना ही है। अब इसके जो MCQ जो एग्जाम में पूछे गए हैं तो काफ़ी ज़्यादा पूछे गए हैं इनसे, तो इनके बारे में हम लोग अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे, उनको देखेंगे PYQ के रूप में, ठीक है। चलिए मिलते हैं उस वाली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं ज़रूरतमंदों के लिए, ठीक है। अगर आपको लगता है कि नहीं किसी को फ़ायदा हो सकता है तो आप शेयर कर सकते हैं इसको। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, नमस्कार।